नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राज राज्यसभा के 245। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया कि पूछ सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 245 सदस्य होते हैं। अब देखिए, राज्यसभा में जो कैंडिडेट होते हैं, जो मतलब जीत के जाते हैं वोटिंग के दौरान, उसमें से कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है, मतलब भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ सदस्यों की नियुक्ति करते हैं अपने बिहाफ पे। तो देखिए, राज्यसभा में 245 सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर। 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें डिटेल में तो संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी उनका प्रपोजल कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। वही व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में वर्क करते हैं। अब देखिए, इसमें या इनमें मनोनीत उम्मीदवार उन सूची से आते हैं जो जिनके पास, अगर हम बात करें विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और साहित्य जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव हो, उनको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और साहित्य जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव होता है, उनको राष्ट्रपति के अनुसार राज्यसभा में भेजा जाता है। ये जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के में इसका वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन करें, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, यानी जो ट्रायल किया था भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 मई 1974 को भारत सरकार के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था और भारत जो है छठा देश बन गया था। छठा देश बन गया था परमाणु के क्षेत्र में। अब इसके डिटेल में थोड़ी जानकारी देखें तो इस परीक्षण का कूट नाम यानी स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे रखा गया था। मतलब देखिए, सबसे पहले इसका एक नाम रखा गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में परमाणु परीक्षण जब फर्स्ट टाइम किया गया था तो उसका क्या नाम रखा गया था। तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और बात करें उस समय प्रधानमंत्री की, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी भारत की। और भारत एक सफल परमाणु परीक्षण करने वाला विश्व का 6वां देश बन गया था। इस परीक्षण की देखरेख भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक B.R. रमन्ना जी के द्वारा किया गया था और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर H.N. सेठना ने की थी। और अगर हम बात करें यह प्रशिक्षण राजस्थान के पोखरण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आज भी प्रशिक्षण किए जाते हैं, तो आयोजित किया गया था। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के अंत में होमी जी भाभा की देखरेख में हुई थी। भारत ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल ना करने की नीति को अपनाया है। तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत की एक पॉलिसी है कि ये जो परमाणु है इसका फर्स्ट यूज नहीं करेगा किसी भी देश पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्माइलिंग बुद्धा इसका कूट नेम था। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम बात करें भारत के स्कॉटलैंड की, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुर्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करें कुर्म की, कुर्म को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। कुर्म सॉरी, यहाँ पे होगा कुर्ग की जगह कुर्म होगा। कुर्म कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला है। यहाँ से एक क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए मान सकते हैं, कुर्म जो है कर्नाटक में स्थित है। ये सबसे बड़ा जिला है कॉफी उत्पादन में। कुर्म का दूसरा नाम कोडागू है।
शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुर्म में कावेरी नदी पहाड़ों के बीच से झरने के रूप में बहती है। कुर्ग में वाटर राफ्टिंग का आनंद लिया जाता है। ताल कावेरी तट पर हर साल अक्टूबर में भव्य मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं गिर गुजरात में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। सरिस्का ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। अब देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 1981 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इस उद्यान का क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। इसे 15 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पन्ना को 2007 में भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया है। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में बिताया था। इसका उल्लेख महाभारत में है। अब बात करें गिर वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। मतलब पूरे एशिया कंट्री में सिंहों का एक निवास स्थान यही है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक यानी भारत के एक ऐसे व्यक्ति जो कि पक्षी वैज्ञानिक थे और प्राकृतिकवादी सलीम अली के नाम से इसका नाम रखा गया था। और इनको सलीम अली की बात करें तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर जिला मतलब राजस्थान के अलवर में स्थित है और निकटतम शहर अलवर है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 866 किलोमीटर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो श्री हर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें थोड़ी डिटेल में तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सॉरी ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात करें विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र का तात्पर्य अंतर संबंधित पशुधन कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से। इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसे लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। यह सबसे पुरानी जीवंत ग्रंथों में से एक है। पंचतंत्र का अन्य भाषाओं में जैसे फारसी, सीरियाई और अरबी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान थे। उसके बाद कालिदास की बात करें तो कालिदास एक संस्कृत लेखक थे जिनकी प्रसिद्ध संरचना अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश आदि शामिल है। और वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि भी एक प्रसिद्ध लेखक थे और उनकी सबसे प्राचीन रचना रामायण थी। उसके बाद अगर बात करें श्री हर्ष की तो ये 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि थे और दार्शनिक थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक नौशाद चरित आदि शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 3 इज द राइट आंसर है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित में से पहली बार सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ खोजी गई थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृति ने अपने कस्बों और उनकी शतरंज प्रणाली, सड़कों, जल निकासी पाइपों और शतरंज के गड्ढों के नियोजित किया गया था। देखिए हड़प्पा जो है एक ऐसा शहर ही अपने आप में था जो आज हम लोग मॉडल कल्चर अपना रहे हैं, उससे मतलब उस टाइम पे ही ये पूरी व्यवस्था उस हड़प्पा सभ्यता में थी। मतलब ऐसे आर्किटेक्चर
पाइपलाइन वगैरह सारी डिजाइनिंग उसमें थी। और हड़प्पा वासियों के पास संसबद्ध केंद्रीय जल निकासी प्रणाली थी। मतलब एक तरीके से पूरा एकदम मॉडल कल्चर अपनाया गया था। सभ्यता की पहचान सबसे पहले 1921 में हड़प्पा जो कि पंजाब, और फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान में थी। हड़प्पा स्थल के कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में है, मुख्य अवशेष एक टार, बैल और मां देवी की मूर्तियां हैं। मोहनजोदाड़ो के प्रमुख अवशेष हैं ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, दाढ़ी वाले व्यक्ति की सेल खटी छवि और पशुपति की मुहर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब लिखा हुआ है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें थी जो आज हम लोग अपना रहे हैं, वो चीजें पहले वहां पे की जा चुकी थी। फिर अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है वित्तीय सेवा से। अब बात करें इसका मुख्य उद्देश्य, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय सेवा से संबंधित है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। मतलब अभी 10 साल इसको बीत चुके हैं, लॉन्च किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खाता भुगतान, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक पहुंच में मदद करता है। इस योजना के तहत खुले बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं। मतलब अगर आप जन धन योजना के तहत अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको जैसे कि हर बैंक में मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखना कंपलसरी होता है, मंथली जो होता है। लेकिन अगर जनधन योजना के तहत आप खाता खुलवा रहे हैं तो आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करने की कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप जीरो बैलेंस खाता खुलवा सकते हैं इस योजना के तहत। इस योजना में क्या होता था कि एक कह सकते हैं इंश्योरेंस, एक तो 12 रुपए ईयरली और 300 कुछ रुपए का एक इंश्योरेंस हो रहा था। इसके तहत अगर आप इस योजनाओं का लाभ लेते हैं तो लाभार्थी जो भी इंश्योरेंस लेगा 3 लाख रुपए जीवन कवर मिलता है। इस योजना के तहत दुर्घटना, मृत्यु और पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। फिर अगला क्वेश्चन, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जेम्स चैडविक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करें जेम्स चैडविक की, तो इन्हें न्यूटन की खोज करने के रूप में मान्यता दी गई है। न्यूटन जो है जेम्स चैडविक ने 1930 में कुछ नए उदासीन कणों की खोज की थी। अल्फा कणों द्वारा बमबारी के बाद बेरिलियम नाभिक द्वारा उत्सर्जित किए गए थे, अनुसंधान किया गया था और आखिरकार 1932 में नए उदासीन कण की पुष्टि की गई थी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज से मान्यता प्राप्त है। जेम्स चैडविक को न्यूटन की खोज से मान्यता प्राप्त है। जेम्स चैडविक ने 1930 में कुछ नए उदासीन कणों की खोज की थी। उसका अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है, जो कि भारत के मिलिट्री यानी जो एयर फोर्स और जो भी फोर्सेस हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उनके लिए ये विभिन्न प्रकार के जो उपकरणों के लिए जानी जाती है। और अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग के रूप में भारत का जमशेदपुर जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब पिट्सबर्ग की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जमशेदपुर को भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है। इस्पात और भारत का सबसे बड़ा इस्पात सेंटर की बात करें तो ये लगभग जमशेदपुर है। और जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है जिसको हम टाटा आयरन जो है, इसकी स्थापना 1907 में साकची जो कि झारखंड में वर्तमान में और जिसका नाम अब जमशेदपुर कर दिया गया था में शुरुआत की थी। अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो सो आई होप दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस आप
के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।